थोड़ा इसको छोटा ही कर दो। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग प्रियंका। हेलो हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को हाय, सभी बच्चों को हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग सर। प्रैक्टिस के लिए बहुत डाउट है, कहाँ से करें? देखो बच्चों, अगर आप एनवीएस का पेपर देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहले आप एनसीईआरटी सोल्व कीजिए। उसके अलावा हम भी कोशिश करेंगे कि आपको पीडीएफ दें, ठीक है, जो बिल्कुल एग्जाम को टारगेट करें, ऐसे क्वेश्चन हम आपको दें, ठीक है। तो उन्हीं से प्रैक्टिस करो, आप उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। सवाल हम देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, आपको हर चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। पैटर्न क्या रहेगा और कैसे प्रैक्टिस करें? देखो बच्चों, पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न जो आपका सिलेबस है उससे वो सारे टॉपिक्स हम कराएंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। पैटर्न क्या रहेगा? पैटर्न तो कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। पैटर्न क्या रहेगा भाई? जो कंसेप्ट सिखाए जाएंगे उनको बेहतर तरीके से आपने सीखना है, उनको अच्छे से पढ़ना है, दिमाग में उतार लेना और फिर उनको अप्लाई करना है। जैसे आज की क्लास के बाद आज की जो 5 क्लास होंगी उनको देखिए, आपको पता चलेगा किस तरह से आपको कंसेप्ट अपने दिमाग में डालने हैं, किस तरह से कंसेप्ट्स को आपको अप्लाई करना है। ये सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी आज की क्लास में, ठीक है। टेंशन मत लीजिए कमल कोमल सोलंकी जी, हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। आप क्लास देखिए, कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? कोई भी चैप्टर आप बोल रहे हैं सर प्रैक्टिस कहां से करें, पैटर्न कैसे रहेगा? पैटर्न कैसा रहेगा भाई? पैटर्न रहेगा किस तरह से जो भी आपको टॉपिक कराया जा रहा है पूरा डिटेल में कराया जाएगा, बेसिक लेवल से हायर लेवल तक आपको उस टॉपिक में ले जाया जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस उसी में से ही सवाल आएंगे फिर, ठीक है। उसी में से सवाल आएंगे भाई कोमल, ठीक है, सॉरी कोमल जी, उसी में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसे आप कॉपी पेन लेके आज बैठ जाइए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखिए, और जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा एनवीएस में आए हुए पिछले सवाल हम करेंगे, ठीक है। उसी पैटर्न पे थोड़ा बहुत केवीएस में भी सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। उसी पैटर्न पे सवाल पूछे जाएंगे, तो आप देखना आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे हैं या नहीं। तो उसी तरह के सवाल आपके पेपर में आएंगे जिस तरह के सवाल आज आपको कराए जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो तैयार हैं आप सब? करें हम स्टार्ट आज की क्लास, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल प्रियंका जी, बेसिक से अपर लेवल तक हम जाएंगे, बहुत अच्छे से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक हम जाएंगे, बेसिक से हायर लेवल को हम रीच करेंगे, ठीक है। धीरे 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 हम बढ़ेंगे हायर लेवल की तरफ, बिल्कुल बेसिक आपको सिखा के हायर लेवल तक लेके जाया जाएगा, ठीक है। एग्जाम कब तक हो सकता है कोई नहीं बता सकता, ठीक है। एग्जाम कब होगा देख लेंगे, ठीक है। अभी तो फरवरी में कह रहे हैं, फरवरी में एग्जाम होगा, फरवरी तक भी एग्जाम होगा, तो हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे बहुत बढ़िया से, ठीक है। मैंने बोला ना एनसीईआरटी प्रैक्टिस कीजिए पहले, ठीक है। अगर वो कंप्लीट हो जाती है तो हम और पीडीएफ देंगे आपको, ठीक है। हर चैप्टर की आपको पीडीएफ देने की कोशिश करेंगे लगभग, जिसमें 50 से 60 सवाल रहेंगे, ठीक है। उसी पे बेस्ड होगा पेपर, उसी जैसे ही सवाल पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा लेवल नहीं जाएगा, उससे कम ही लेवल रह जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें अब। लिख लीजिए, कॉपी पे हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब सवाल ववाल मत कीजिए ज्यादा, वो मैं लास्ट के 5 या 7 मिनट आपके सवाल ले लूंगा, आपको सारी चीजें बता दूंगा। अभी क्या करना है, अभी कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, डूब जाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लेना, एनवीएस का पेपर उठा के देना, 6 सवाल पूछे गए हैं, 6 सवाल, ठीक है। 6 सवाल आपसे पूछे गए हैं। हम बेसिक लेवल से हायर लेवल तक जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री भी मिक्स करूंगा, ये बात आप याद रखना। बाद में हम क्या करेंगे, बाद में मैं ट्रिग्नोमेट्री भी आपको बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन जो मैं 1-2 फॉर्मूले बोलूंगा आज उनको आप याद कर लेना, ठीक है।
उनको अप्लाई करना सिखाएंगे आपको। लेकिन जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लोगे, ठीक है, देखो होगा क्या, ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चलेगी उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी मिक्स कर सकता है। आपको एक सवाल कराऊंगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस एपी सीरीज को मर्ज किया गया है। बहुत बेहतरीन हम सवाल करने वाले हैं आज, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। जहां भी जिस बच्चे को चीजें समझ में ना आए वो पूछ सकता है, ठीक है। मैं एक बार सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, लेकिन आपको पूरा ध्यान रखना है चीजों का, आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से चीजें सीखनी है। ये नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और है फिर आप 2 मिनट बाद मतलब चीजें पूछ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा ध्यान रखना है तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती किस तरह से की है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो दिखती किस तरह से है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या बताना चाहेंगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। देखो मैं यहाँ पे 3 चीजें लिख देता हूं। सबसे पहली चीज क्या है बच्चों? सबसे पहली चीज है ax², ठीक है, प्लस bx प्लस कितना दोस्तों c, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c कैसे पहचानेंगे कि भाई ये क्वाड्रेटिक, इसको क्या बोला जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको क्या नाम दिया जाएगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसको नाम दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो और आपको एक्सप्रेशन का नहीं पता तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है फिर से मैं आपको बता देता हूं। जहां पे हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स लेते हैं और उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आप कैसे पहचानोगे, ठीक है, कैसे पहचानेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों हम इस तरह से पहचानेंगे, यहां पे ये जो x है, यहां पे जो दोस्तों ये x है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और ए बी सी यहां पे क्या है? ए बी सी यहां पे क्या है? ए बी सी यहां पे है कांस्टेंट टर्म्स। ए बी सी यहां पे दोस्तों क्या है? ए बी सी यहां पे है कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स रहेंगी हमारी। ए बी सी हमारी यहां पे क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम पहचानेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, चलो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं एक बार, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं। तो अगर आप किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, ठीक है, 0 के बराबर रख दोगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर आप 0 के बराबर रख दोगे तो वो क्या बन जाएगी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगी? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे? आपको पता है कि यहां पे x क्या है? x वेरिएबल है और ए बी सी यहां पे क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज चेंज ना हो उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन जिसकी वैल्यू चेंज हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अब ए बी सी यहां पे क्या हो गया? कांस्टेंट हो गए। एक्स क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। एक्स क्या हो गया यहां पे? वेरिएबल। फिर से मैं लिख देता हूं दोस्तों, एक्स क्या हो गया यहां पे? वेरिएबल हो गया, ठीक है। एक टर्म होती है डिग्री, एक टर्म होती है डिग्री, ठीक है, ये डिग्री ही पहचानने में मदद करेगी जो आपकी इक्वेशन है वो कैसी है, वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, ठीक है, क्यूबिक है, कैसी इक्वेशन है, वो कौन पहचानने में मदद करेगा? वो ये डिग्री पहचानने में मदद करेगी। कौन पहचानने में मदद करेगा? डिग्री। और डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है दोस्तों, डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है बच्चों। हम मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को क्या बोलेंगे? डिग्री, ठीक है। अब आप सभी को पता होगा ये हो गया वेरिएबल और इसकी खोपड़ी में जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पावर। इसको क्या बोलते हैं? पावर, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहां पूछूं यहां x की पावर कितनी, अगर कुछ नहीं लिखा तो x के ऊपर पावर कितना रहेगा? 1 रहेगा। कितना रहेगा भाई? 1 रहेगा। आ रही है बात सबको समझ में?
तो इसको आप देखिए, यहां पे आप बोलोगे सर कि अगर हम देखें यहां पे कि x की मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है, तो x की मैक्सिमम पावर जा रही है 2। x की मैक्सिमम पावर कितनी है दोस्तों? 2 है। अगर x की पावर आपको 2 मिलेगी, अगर x की पावर आपको 2 मिलेगी तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई? अगर डिग्री जो है वो क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल है। तो यहां पे आपने देखा कि x की जो पावर जा रही है, x की मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में कितनी जा रही है? 2 जा रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि हमें यहां से ये बात समझ में आ चुकी है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही होगी, ठीक है, उसमें x की मैक्सिमम पावर क्या जाएगी? 2 जाएगी। x की मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी बच्चों? 2 जाएगी। एक बात आप यहां पे याद रखना, a का मान 0 नहीं हो सकता। a का मान क्या नहीं हो सकता? यहां पे हम लिखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने लिखी है उसमें a का मान 0 नहीं हो सकता। भाई अगर a का मान 0 हो गया, अगर a का मान 0 हो गया, क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक बचेगी? आप बोलोगे सर नहीं बचेगी। अगर यहां 0 लिखा गया तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, चलिए यहां से आपको एक बात और बताते हैं। इसका नाम आप क्या बोल सकते हो? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे लिखा हुआ है, इसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपके चैप्टर में पोलिनोमियल का भी टॉपिक है, आपके चैप्टर में पोलिनोमियल का भी टॉपिक है, तो हम कैसे उस पर बात करेंगे दोबारा से मैं लिख देता हूं। देखो मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर। पहले तो इस इक्वेशन को जानना है, बहुत अच्छे से इसके साथ जान पहचान बना लेनी है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं सभी को? समझ में आ रही हैं चीजें? कोमल, राकेश, शैली, ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बातें? बताते रहिए आप, चीजें अगर समझ में नहीं आएंगी तो पूछ लेना है बिल्कुल। ठीक है, आगे मैं आपको चीजें बताता हूं। अब मैंने क्या बोला? इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहा जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, पोलिनोमियल चैप्टर है आपके सिलेबस में। ठीक है, पोलिनोमियल चैप्टर है, पोलिनोमियल भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, कुछ चीजें राकेश सर पढ़ाएंगे, आधी चीजें राकेश सर पढ़ाएंगे, आधी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। इतना लेवल बैच का कर दिया जाएगा कि उससे नीचे ही सवाल पूछे जाएगा, उससे ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, पोलिनोमियल क्या है भाई? पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल होता है कि जो आप इक्वेशन लिखोगे ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन का क्या मतलब हो गया कि जो आप इक्वेशन लिख रहे हो उसमें एक ही वेरिएबल यूज होने वाला है। ठीक है, उसमें कितने वेरिएबल होंगे? सिंगल वेरिएबल यूज होगा। ठीक है, सिंगल वेरिएबल यूज होगा और उसकी जो पावर होगी, उसकी जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव होगी। ठीक है, कैसी होगी भाई? पावर नॉन नेगेटिव होगी, और पावर जो होगी वो एक इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल, ठीक है, वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? जो पोलिनोमियल होगा, जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में आप बोलोगे सर एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, और वो कौन सा वेरिएबल है? वो x है। ठीक है, वो वेरिएबल कौन सा है भाई? वेरिएबल है x। एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, कौन सा? x। तो इसको हम बोल देंगे पोलिनोमियल होगा। ठीक है, नहीं बोल सकते, अभी नहीं बोल सकते, अभी पावर को और पहचानना है। क्या पावर नॉन नेगेटिव है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नॉन नेगेटिव पावर्स हैं यहाँ पे, है ना, नॉन नेगेटिव पावर्स हैं। क्या पावर एक इंटीजर वैल्यू है? बिल्कुल इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, पावर जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह की दिखाई देनी चाहिए। पावर 2/3 नहीं हो सकती, है ना। पावर क्या नहीं हो सकती बच्चों? 2/3 नहीं हो सकती। पावर जो होगी वो इस तरह से होनी चाहिए, या तो पावर 1 आनी चाहिए, या 2 आनी चाहिए, या 3 आनी चाहिए, या 4 आनी चाहिए, इस तरह से चलेगी। ठीक है, क्लास स्टार्ट हुए अभी 5-7 मिनट ही हुए हैं, यहां से आप शुरू कर सकते हो चीजों को। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना क्या है? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखना क्या है, पढ़ना क्या है, वो बातें मैं आपको बता देता हूं। देखो, कोई भी आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन अगर आपको दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना भाई? 0। ठीक है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इस इक्वेशन में इसके रूट्स फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। ठीक है, रूट का क्या मतलब हो गया, रूट का मतलब क्या हो गया बच्चों, बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि यही इसी पे सारी चीजें घूमने वाली हैं, इस रूट वर्ड के ऊपर। ठीक है, आप उसको इस इक्वेशन का रूट बोल दीजिए तब भी बात चल जाएगी, आप उसको इस इक्वेशन का 0 बोल दीजिए तब भी बात चल जाएगी। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, इस इक्वेशन के जीरोस क्या होंगे, वही सबसे ज्यादा मेन कहानी है। ठीक है, फर्दर आप बड़ी क्लासेस में इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो किसी भी चीज का, किसी भी इक्वेशन का आप ग्राफ तभी बना पाओगे जब आप उसके रूट्स कैलकुलेट कर पाओगे या फिर उसके जीरोस कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है बच्चों, जब तक आप उसके रूट्स नहीं कैलकुलेट करोगे आप उसके ग्राफ की कहानी नहीं बयां कर सकते। ठीक है, तो ग्राफ की कहानी बयां करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे या फिर हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, उसके जीरोस फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है दोस्तों, या तो हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे या फिर उसकी जीरोस फाइंड आउट करेंगे। अब आप बोलोगे सर बता दीजिए ना रूट्स या जीरो क्या होते हैं। ठीक है, रूट्स या जीरो क्या होते हैं, तो भाई एक्स की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, एक्स की वो वैल्यूज बच्चों जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, वो इस इक्वेशन की या तो जीरोस कहलाएंगी या फिर क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, वो इस इक्वेशन की या तो जीरोस कहलाएंगी या फिर क्या कहलाएंगे, इस इक्वेशन के रूट कहलाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, इतनी कहानी सबको समझ में आई होगी। जैसे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर किसके भाई, 0 के। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है बराबर 0 के, और मैं आपसे पूछूं, मैं एक बार के लिए बता रहा हूं, अभी सोल्व करना नहीं सिखा रहा, अभी मैं आपको बता रहा हूं इसके जीरोस क्या होंगे। एक तो हो जाएगा x इक्वल टू -2 और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू -3 हो जाएगा। एक तो हो जाएगा x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। देखो यहां पे अब जितनी एक इक्वेशन की, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री होती है, ठीक है, उतने ही उसके रूट्स होते हैं, उतने ही उसके क्या होंगे, रूट होंगे, उतने ही उसकी जीरोस बनेगी। ठीक है, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है इस x की मैक्सिमम पावर कितनी चली गई है, x की मैक्सिमम पावर गई है 2। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और इसके 2 रूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके हम कितने रूट कैलकुलेट करेंगे, 2 रूट कैलकुलेट करेंगे। जब हम 2 रूट कैलकुलेट करेंगे तो एक रूट तो बनेगा -2 और दूसरा रूट क्या बनेगा, -3। इनको जीरोस भी बोला जाता है। जीरोस क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आप x की वैल्यू यहां पे रखोगे -2 या फिर x की वैल्यू यहां रखोगे -3, तो ये इक्वेशन जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो 0 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगी। कंटेंट सपना जी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही 5-6 क्लासेस हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। आप रुकिए थोड़ा सा, जब पूरा कोर्स हो जाएगा ना आप देखना कंटेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियोस देख भी नहीं पाओगे, इतना कंटेंट हो जाएगा। आप पढ़ने पे अभी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, यहां देखो, तो x की वैल्यू -2 रखेंगे, x की वैल्यू -3 रखेंगे, तो ये चीजें किसके बराबर आ जाएंगी, 0 के बराबर आ जाएंगी। तो हम बोलेंगे यहां पे जो x की वैल्यूज हैं, ठीक है, ये इस इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, ये इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे, या फिर ये इस इक्वेशन की क्या हो जाएंगी, जीरोस हो जाएंगी। अगर आप कहोगे सर पुट करके बता दो, तो एक वैल्यू में पुट करके भी आपको यहां पे दिखा देता हूं। जैसे -2 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस कितना हो गया 5 इंटू कितना, -2 इंटू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6। -2 का स्क्वायर सभी को पता है, -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4 होगा, इतना तो सभी जानते होंगे। -2 का स्क्वायर अगर माइनस के ऊपर इवन पावर आई है तो आंसर प्लस में आएगा, ये -10 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6। इसको सोल्व करके बताइए 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है ना दोस्तों, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद हमें आसानी से पता चला कि ये जो है, ये इक्वेशन की वैल्यू 0 आ गई। अगर ये इक्वेशन की वैल्यू बच्चों 0 आ गई तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू -2 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू -2 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट बनेंगे, 2 रूट बनेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स भी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ठीक है, अभी देखो हम रूट्स किस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम रूट किस किस तरह से फाइंड आउट करने वाले हैं वो चीजें अब आपको समझाना शुरू करने वाले हैं। अब हमारी
चीजें जो हैं वो सवालों पे स्टार्ट होंगी, लेकिन मैं एक दो बातें और आपको बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। उस चीज को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीजें आपको बता दूं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बस ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसको हम कौन सी इक्वेशन बोलेंगे फिर? लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। कौन सी इक्वेशन बोल देंगे? लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। ये डिग्री, जैसे ही डिग्री बदलती जाती है फंक्शन का ग्राफ बदल जाता है, ठीक है, सारी कहानियां बदल जाती हैं। अगर डिग्री 1 है तो उस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर डिग्री 2 है तो उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, उसकी जो पावर होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये चीजें बन सकती हैं, नहीं तो नहीं बनेगी मेरे दोस्तों, नहीं तो नहीं बनेगी, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है तभी ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी, नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर के जो आगे लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर से जो पहले ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 5 क्लास पढ़ लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चाहे आप 11वीं वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, 10वीं वाली पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो आप, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों? ए हो गया हमारे पास। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और उसके बाद हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स दोस्तों क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास बी हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और सी दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा? सी यहां पे हो जाएगी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सी यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? सी यहां पे हो जाएगी कांस्टेंट टर्म। इतनी बातें सबको समझ में आई होंगी, ठीक है, इतनी चीजें सबको समझ में आई होंगी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा बी, और सी हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? सी हो जाएगी हमारी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी गई है तो ये हमारा एक टर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे ही कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा ना, प्लस या माइनस का साइन आएगा, तो उससे पहले वाला जो पूरी वैल्यू होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं, ठीक है, टर्म बोलते हैं हम उसको। पूरा क्या बोलते हैं? टर्म, ठीक है। एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी, ठीक है। तो यहां पे कितनी टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं? 3 टर्म्स दिखाई दे रही है ना। कितने टर्म्स दिखाई दे रही हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं। ये ए क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। और सी हमारे पास क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है दोस्तों। सी हमारे पास क्या हो गया? सी हमारे पास हो गया कांस्टेंट टर्म। इतनी बात समझ में आई? चलिए देखो, मैंने पहले किसके बारे में बात की थी? आते ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है दोस्तों। इसे क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसे बोला जाता है, ठीक है। दूसरा फिर मैंने आपको बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर 0 के बराबर है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक चीज और जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ये 0 के बराबर है भाई। ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। अगर ये लेस देन 0 हो जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ये लेस देन 0 हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। इनको भी हम सोल्व करना सीखेंगे, इनको भी हम सोल्व करना सीखेंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। आ रही है बात सबको समझ में? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करना सिखाएंगे, पहली बात होगी, ठीक है। फिर हम क्या सिखाएंगे? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ भी सिखाएंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज भी सिखाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करना सिखाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एपी सीरीज के साथ भी कनेक्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ भी हम जोड़ के उसके भी हम सवाल लेंगे। तो बहुत बेहतर सेशन रहने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम अपनी पहली चीज की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। ये चीज भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, रूट कैलकुलेट करना। उसमें हम 2 मेथड रखने वाले हैं, ठीक है, उसमें हम 2 मेथड रखने वाले हैं जो
पहले वाला मेथड होगा उसको हम फैक्टर मेथड बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फैक्टर मेथड बोलेंगे। लेकिन फैक्टर मेथड जो है वो सिर्फ आपको रियल रूट्स ही बता सकता है ना। और हो सकता है कि फैक्टर मेथड से सवाल सोल्व हो भी जाए और ना भी हो, जरूरी है कि हर सवाल फैक्टर मेथड से सोल्व होगा। इसीलिए जब भी हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम दो मेथड की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। कितने मेथड की हम बात करने वाले हैं, हम दो मेथड की बात करेंगे। कितने मेथड की बात करेंगे, हम दो मेथड की बात यहां पे करने वाले हैं। चलिए अब देखिए, रूट्स हम फाइंड आउट करना सीखेंगे, रूट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो दो मेथड मैंने आपको बताए, ठीक है, दो मेथड मैंने आपको बताए। एक तो हो गया फैक्टर मेथड, एक तो हो गया फैक्टर मेथड, ठीक है। फैक्टर मेथड जो है, ठीक है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और दूसरा हो गया श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, ठीक है जी। अब फैक्टर मेथड क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना आपने चीजों को। जो फैक्टर मेथड है ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर किसके भाई, 0 के। जो फैक्टर मेथड है, फैक्टर मेथड की एक लिमिटेशन होगी, ठीक है। पहली लिमिटेशन क्या है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, अगर उसको आप फैक्टराइज कर पाए तभी उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरा, ये नेचर ऑफ रूट्स नहीं बताएगी आपको, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब हो गया कि ये आप सिर्फ उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस तरीके से रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, फैक्टर मेथड से हम सिर्फ कौन से रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, रियल रूट्स, ठीक है दोस्तों। फैक्टर मेथड से हम सिर्फ कौन से रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम रियल रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ कौन से रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हम रियल रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो बताने के लिए, ठीक है, जैसे इमेजिनरी रूट्स भी बनते हैं। इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, हम अभी उनकी बात करेंगे। रियल रूट्स क्या होते हैं, रियल तो आपको पता ही होंगे, रियल वैल्यूज आएंगी। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, वो समझ। तो ये जो हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं, फैक्टर मेथड, इनमें सिर्फ हमें क्या मिलने वाले हैं, रियल रूट्स मिलने वाले हैं। और दूसरी बात क्या है बच्चों, जिस इक्वेशन को आप फैक्टराइजेशन जिस इक्वेशन का कर पाओगे, ठीक है, उसी इक्वेशन को हम फैक्टर मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर मैं 0 के बराबर रख दूं, अगर ये चीज मैं 0 के बराबर रख दूं, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर मेथड से आप सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो आपको फैक्टर निकालने होंगे, मतलब निकाल तो सकते हैं हम, ठीक है, मतलब इसको मैं होल स्क्वायर बना के भी फैक्टर निकाल सकता हूं इसके, ठीक है, इसके मैं होल स्क्वायर बना के इसके फैक्टर निकाल सकता हूं। लेकिन काहे मैं हर इक्वेशन का होल स्क्वायर बनाना सिखाऊं पहले आपको, फिर मैं उसके फैक्टर कैलकुलेट करूं, जब एक तरीका है, जब एक जर्नल इक्वेशन को होल स्क्वायर बना के, है ना। जो श्रीधराचार्य मेथड है वो कैसे अप्लाई होगा, जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी उसको होल स्क्वायर में बदल के वहां से हम अल्फा और बीटा मतलब दो रूट निकालेंगे, और फिर हम क्या किया करेंगे, जो भी हमें इक्वेशन दी गई होगी, जो भी हमें इक्वेशन दी गई होगी, ठीक है, हम उससे मतलब जो हमने कंक्लूजन निकालना है, जो हमने अल्फा और बीटा निकाला है, इस इक्वेशन के डायरेक्ट रूट फिर हम निकाल पाएंगे इन दो फॉर्मूलाज की हेल्प से, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जो मेरे पास जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जो मेरे पास जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसी के मैंने रूट्स निकाल लिए। फिर किसी भी एक स्पेसिफिक इक्वेशन, ठीक है, कोई भी मेरे को एक इक्वेशन दे दी जाए तो मैं उसके रूट निकाल लूंगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, हम इस पे जब आएंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि भाई जिनके हम फैक्टर आसानी से कर लेंगे उनको तो हम फैक्टर मेथड से सोल्व करेंगे, और मैं आपको ये बताऊंगा कि फैक्टर कैसे आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है, बहुत जल्दी हम इसके आंसर निकालेंगे। और ये तरीका इस वजह से भी आना जरूरी है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसी भी चैप्टर में किसी भी सवाल का एक हिस्सा बन सकती है, ठीक है दोस्तों, किसी भी चैप्टर में किसी भी इक्वेशन का वो हिस्सा बन सकती है। इसी वजह से फैक्टर मेथड आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। चलिए अब फैक्टर मेथड पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, बात करते हैं फैक्टर मेथड की, ठीक है, बात करते हैं हम फैक्टर मेथड की, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें दे रखा होगा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करना है उसके बारे में आपको बातें बता रहा हूं, ठीक है।
आपको करना क्या होगा, ठीक है, हमें प्रोडक्ट किस किस का देखना होगा, प्रोडक्ट देखना होगा हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। ठीक है दोस्तों, हमें प्रोडक्ट किस किस का देखना होगा, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ये कांस्टेंट टर्म भी किसी में हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो आपको प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट का साइन भी देखना है, प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी देखना है, दोनों चीजें आपको देखनी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सम बनेगा, ठीक है, जो हमारा सम हमें बनाना है, ठीक है, अभी आपको चीजें समझ में आएंगी मैं क्या कह रहा हूं। वो हमारा क्या बनना चाहिए, वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, बी। ठीक है, ये बनना चाहिए। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि भाई अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर मेथड से सोल्व करना है तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट लिख लेंगे कि हमें दो ऐसे नंबर बनाने होंगे जिनका प्रोडक्ट ये वाली वैल्यू आए, जिनका प्रोडक्ट ये वाली वैल्यू आए, और जब हम उनको जोड़ें तो ये वाली वैल्यू आए, जब हम उनको जोड़ें तो ये वाली वैल्यू आए। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिए मेरी बात। प्रोडक्ट जो है वो हमें क्या लेना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना है। फिर हमें सम देखना है कि सम हमें क्या चाहिए, सम मैंने यहां लिख दिया। अब मुझे क्या सोचना है कि मुझे ऐसे दो नंबर बनाने हैं, मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं, मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट तो ये आ जाए और जिनका सम क्या आ जाए दोस्तों, जिनका सम बी आ जाए, जिनका प्रोडक्ट ए इंटू सी आ जाए और जिनका सम क्या आ जाए, जिनका सम मेरे पास बी आ जाए। समझे इतनी बात आप? ठीक है, अभी देखो, अभी हम एक इक्वेशन से शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान से देखना आपने, क्योंकि इसका जो इससे सीधा सवाल पूछा गया है कौन से पेपर में, एनवीएस के पेपर में, उसे हम सोल्व करेंगे बिना पेन यूज करे, हम उसका आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, कि एनवीएस में सवाल कैसा पूछा गया था और हम किस तरह से आंसर बता पाएंगे, क्योंकि मैं आपको दोनों रूट्स का जो साइन है वो बहुत पहले बता चुका हूंगा। ध्यान से देखते रहो। अब मैं एक छोटी सी इक्वेशन ली, मैंने इक्वेशन ले ली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। बराबर किसके हो गया, 0 के। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, आप बोलोगे सर 1 है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यानी कि प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए, 6। प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए भाई, 6 चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए 6। प्रोडक्ट बच्चों कितना चाहिए, 6 चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए, 6। ठीक है, अब यहां देखो, तो हमें क्या करना है और हमें सम कितना चाहिए, आप बोलोगे सर सम चाहिए 5, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 5 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास कितना, 5। तो प्रोडक्ट 6 चाहिए, सम 5 चाहिए, प्रोडक्ट 6 चाहिए, सम 5 चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप सोचिए, ऐसे दो नंबर जिनको गुना करे तो प्लस का 6 आए और जिनको जोड़े तो प्लस का 5 आए। ठीक है, जिनको गुना करे तो प्लस का 6 आए और जिनको जोड़े तो प्लस का 5 आए। तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे आराम से। प्रोडक्ट होगा 2 गुना 3, इनको गुना करें 2 गुना 3 6 आ गया। ठीक है, और इनको जोड़ें तो 2 जमा 3 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है दोस्तों, इनको गुना करें तो 6 आए और गुना जोड़े तो 5 आए, तो कौन कौन सा हो गया, 2 और 3 हो गए। अभी मैं छोटा तरीका भी आपको बताऊंगा, एक बार मैं लिख देता हूं। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन अब लिखना चाहूं तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं। मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक फैक्टर बना था 3, ठीक है, 3x प्लस कितना 2x प्लस कितना 6 बराबर किसके हो गया, 0 के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहां से x कॉमन लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3, और यहां से 2 कॉमन लेंगे तो दोस्तों फिर से हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है भाई, इस वाली लाइन में से और इस वाली लाइन में से क्या x प्लस 3 कॉमन आएगा या नहीं आएगा, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, उठा लीजिए कॉमन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उठा लिया भाई कॉमन। जब x प्लस 3 हमने कॉमन उठाया, जब हमने x प्लस 3 कॉमन उठाया, उसके बाद अंदर क्या बचा, x प्लस 2 बचा, जो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। अगर दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन जीरो है, अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो है तो पक्का कंफर्म है कि कोई एक नंबर जीरो रहा होगा। ठीक है, या तो ये वाला जीरो रहा होगा या फिर ये वाला जीरो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं x प्लस 3 जीरो रहा है तो बोल सकता हूं कि x जो है उसके लिए कितना रहेगा, -3 रहेगा। x उसके लिए कितना रहेगा, -3 रहेगा दोस्तों। और x प्लस 2 अगर जीरो के बराबर रहा हो तो x किसके बराबर रहेगा, -2 के बराबर रहेगा। यहां से हमने इक्वेशन के रूट निकाल दिए। और कौन सा मेथड हमने अप्लाई किया, कौन सा मेथड हमने अप्लाई किया, हमने फैक्टर मेथड अप्लाई करके इस इक्वेशन के रूट निकाल दिए कि रूट क्या क्या रहेंगे दोस्तों, रूट रहेंगे -3 और -2। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही होगी सबको कि रूट जो रहेंगे वो रूट क्या रहेंगे, रूट रहेंगे -3 और -2। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूं छोटा तरीका कैसे हम कुछ ही सेकंड्स में इस सवाल का आंसर निकालेंगे। वो देखिए अब आप कैसे हम कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर निकालने वाले हैं, वो ध्यान दीजिए अब आप। ठीक है, चलिए अब देखो फिर से मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5x प्लस 6 बराबर किसके, जीरो के। लिख दिया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर किसके, जीरो के। प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए, आप बोलोगे सर 6 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछूं सम कितना चाहिए, आप बोलोगे सर 5 चाहिए। तो मैं आपसे पूछूंगा ऐसे दो नंबर जिनको गुना करे तो 6 आए और जोड़े तो 5 आए, तो आप बोलोगे सर 2 गुना 3, कितने होंगे वो, 2 गुना 3 होंगे। बस अगर ये फैक्टर प्लस के हैं, अगर ये फैक्टर प्लस के हैं तो इनके आगे माइनस लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनके आगे साइन क्या लगा दीजिए, माइनस। इनके आगे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, आपके सवाल का आंसर तुरंत आ जाएगा। यानी कि यहां से हम बोल देंगे x की एक वैल्यू तो -2 होगी और x की दूसरी वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। ठीक है, मतलब ऐसे ही आंसर निकालने हैं। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, उसके रूट निकालने हैं फैक्टर मेथड से। तो बहुत जल्दी हम यहां पे लिख देंगे कि भाई x की एक वैल्यू तो -2 होगी और दूसरी x की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। एक वैल्यू तो x की -2 होगी बच्चों, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, यहां पे दूसरी वैल्यू जो x की बनेगी वो कितनी बनेगी, -3। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, बोलिए जल्दी से। ठीक है, x की एक वैल्यू -2 और दूसरी वैल्यू क्या बच्चों, -3। बस आंसर आ गया। अब देखो, अब हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं इन चीजों को। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट जो है वो या तो किसका हो सकता है बच्चों, प्लस का हो सकता है या फिर हो सकता है माइनस का। ठीक है, ये जरूर लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0 के। प्रोडक्ट जो होगा बच्चों किसका होगा, या तो ये प्लस का होगा या फिर किसका होगा, माइनस का होगा। अगर प्रोडक्ट प्लस का है तो जो फैक्टर होंगे, इसके बारे में बोल रहा हूं। ठीक है, इसके बारे में बोल रहा हूं, जो हमारे पास फैक्टर होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। आप बोलोगे सर दो पॉजिटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, अगर हम दो पॉजिटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तब प्लस आएगा। ठीक है, या फिर दो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना, दो पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर प्लस में आएगा, और दो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ध्यान से सुनना। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर पॉजिटिव कब लेने हैं, नेगेटिव कब लेने हैं, जो हमें फैक्टर है वो पॉजिटिव कब लेने हैं, पिछली इक्वेशन में पॉजिटिव लिए थे, और आप पूछोगे सर नेगेटिव कब लेने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा एक्स का कोफिशिएंट। कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई होगी। कौन डिसाइड करेगा, एक्स का कोफिशिएंट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, एक्स का कोफिशिएंट। अगर ये सवाल इस तरह से पूछ लिया जाता, यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता, प्लस की जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता, तो कहानी बदल जाती। कैसे बदल जाती, प्रोडक्ट कितना चाहिए, +6 चाहिए, सम कितना चाहिए, -5 चाहिए, सम कितना चाहिए, -5। अब बताइए 6 को मैं किस तरह से फैक्टराइजेशन करूं कि उन दोनों वैल्यूज का जो सम है वो -5 आ जाए, उन दोनों वैल्यूज का सम जो है वो -5 आ जाए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो +6 आ जाए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो +6 आ जाए। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो देखो अब प्रोडक्ट हमें लिखना है, हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, -2 और -3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें,
है ना। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 आएगा, और इनको जोड़ें तो माइनस का 5 आएगा। इनको गुना करें तो प्लस का 6 आएगा, इनको जोड़े तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट अगर मुझे प्लस में चाहिए और x का कोफिशिएंट अगर माइनस में आ रहा है, अगर x का कोफिशिएंट किस में लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है, तो दोनों फैक्टर माइनस के रहेंगे। दोनों फैक्टर किसके रहेंगे, माइनस के, क्योंकि प्लस वैल्यू हमें तभी मिल सकती है या तो दोनों फैक्टर प्लस के हों या फिर दोनों फैक्टर किसके हों, माइनस के हों। तो यहां से हमें बात समझ में आ गई कि दोनों फैक्टर किसके रहेंगे, माइनस के रहेंगे, ठीक है। तभी इनकी गुना प्लस में आएगी। एक प्लस का और एक माइनस का पॉसिबल नहीं है यहां पे, ठीक है। तो यहां से अब हम इस सवाल के जब आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएंगे, एक एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी और दूसरा क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। साइन चेंज कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर देना है इनको, ठीक है। एक माइनस से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2 और ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, मेरे ख्याल से इतनी बात सबको क्लियर होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं यहाँ पे, ये तो था जब हमें प्रोडक्ट प्लस का चाहिए था। अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं, जो अगर हमें प्रोडक्ट अगर माइनस का चाहिए होगा, प्रोडक्ट किसका चाहिए होगा, माइनस का, तो यहां तो कंफर्म है जो फैक्टर होंगे एक प्लस का होगा और एक किसका होगा, माइनस का, ठीक है। एक फैक्टर प्लस का होगा, एक फैक्टर माइनस का होगा, तभी दो नंबर की गुना जो है वो किस में आ सकती है बच्चों, तभी दो नंबर की गुना माइनस में आ सकती है जब एक फैक्टर हम प्लस में लिखेंगे और बच्चों एक किस में लिखेंगे, माइनस में। तभी दोनों नंबर की गुना किस में आएगी, माइनस में आएगी। तभी दोनों नंबर की गुना किस में आएगी, माइनस में आएगी। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि बड़े वाला फैक्टर प्लस का लेना है या फिर बड़े वाला फैक्टर माइनस का लेना है, ठीक है। बड़े वाला फैक्टर प्लस का लेना है या फिर बड़े वाला फैक्टर माइनस का लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा बच्चों, ये डिसाइड करेगा एक्स का कोफिशिएंट। कौन डिसाइड करेगा, एक्स का कोफिशिएंट डिसाइड करेगा कि हमें बड़े वाला फैक्टर जो है वो प्लस का लेना है या माइनस का लेना है। अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव लिखा हुआ है तो बड़े वाला फैक्टर हो जाएगा प्लस का, ठीक है। बड़े वाला फैक्टर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और x का कोफिशिएंट अगर माइनस में लिखा हुआ है तो बड़े वाला फैक्टर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं तो जो भी सवाल फैक्टर मेथड से सोल्व होना है उसका आंसर आप बहुत 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 जल्दी बताने वाले हो। उसका आंसर आप क्या करोगे, बहुत जल्दी कैलकुलेट कर दोगे, ये गारंटी है बच्चों। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हम ये इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो हमें इनको 1 से भी डिवाइड करना होता है, लेकिन 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा। x का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ कितना है, 1 है। जब हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर वही आ जाएंगे। इसी वजह से मैं डिवाइड करके आपको नहीं बता रहा, ठीक है। 1 से डिवाइड करने पे आंसर वही आएगा, इसी वजह से मैंने आपको डिवाइड करके नहीं बताया। मेरे ख्याल से यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार यस या नो में आंसर कीजिए कि फैक्टर मेथड पूरा समझ में आ चुका है या नहीं आ चुका, क्योंकि इससे अब हम सवालों के आंसर बहुत जल्दी निकालने वाले हैं, जो मैंने बातें आपको बता दी हैं। अगर प्रोडक्ट प्लस का होगा या तो दोनों फैक्टर प्लस के या फिर दोनों फैक्टर माइनस के। दोनों फैक्टर प्लस के लेने हैं, दोनों फैक्टर माइनस के लेने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा दोस्तों, ये डिसाइड करेगा एक्स का कोफिशिएंट। कौन डिसाइड करेगा बच्चों, ये डिसाइड करेगा एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट अगर प्लस में है तो दोनों फैक्टर प्लस के, और x का कोफिशिएंट अगर माइनस में है तो दोनों फैक्टर माइनस के होंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट हुआ माइनस में तो एक फैक्टर पक्का प्लस का होगा और दूसरा किसका होगा, माइनस का होगा। बड़े वाला प्लस का लेना है या बड़े वाला माइनस का लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा, x का कोफिशिएंट, कि हमें सम जो है वो ओवरऑल प्लस बनाना है या फिर सम जो है वो हमें ओवरऑल माइनस बनाना है, ठीक है। वो डिसाइड हो जाएगा वहां से, ठीक है। अगर आपको ये चीजें, अगर मैं आपको ये बताता हूं, अगर ये कहानी आपको नहीं समझ में भी आई तो आप इक्वेशन से भी समझ सकते हो चीजों को, ठीक है। तो एक बार के लिए आप देख लीजिए इसको, सिर्फ 5 या 10 सेकंड एक बार के लिए आप इसको देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। याद कर लीजिए, एक बार दिमाग में डाल लीजिए इन चीजों को, क्योंकि अब अप्लाई करना है इन चीजों को, हमें अप्लाई करना है इन चीजों को। ओके प्रियंका जी, ज्यादा बच्चे नहीं जुड़े हुए मेरे को लगता है, ठीक है। चलिए लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, उस पर लगाते हैं हम फैक्टर मेथड और उसका आंसर निकालते हैं, और फिर हम एनवीएस का वो सवाल सोल्व करेंगे जो पेपर में पूछा गया था, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए लिखिए, सवाल लिखो। सवाल है x² + 20x
प्लस प्लस 91, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91, इसका हमें सॉल्यूशन करना है, ये किसके बराबर दे रखा है 0 के, ठीक है। तो प्रोडक्ट किसका चाहिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट चाहिए प्लस का, तो कितना चाहिए भाई 91 चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो प्रोडक्ट हमें किसका चाहिए, प्रोडक्ट हमें चाहिए प्लस का, तो हमने लिख लिया प्रोडक्ट हमें 91 चाहिए, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमें सम कितना चाहिए, सम हमें 20 चाहिए दोस्तों, सम कितना चाहिए 20 चाहिए, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो आपको ये पता है कि भाई जब भी हमें प्रोडक्ट प्लस का चाहिए होता है, या तो दोनों फैक्टर प्लस के या फिर दोनों फैक्टर माइनस के, या तो दोनों फैक्टर प्लस के होंगे या फिर दोनों फैक्टर किसके होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। तो यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये कौन डिसाइड करेगा, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट किस में लिखा हुआ है, प्लस में, तो दोनों फैक्टर किसके रहने वाले हैं, प्लस के रहने वाले हैं, ठीक है, किसके रहने वाले हैं, प्लस के रहने वाले हैं। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13 इंटू 7, 13 गुना 7, अगर मैं इन दोनों को गुना करूं तो 91 आएगा, और 13 जमा 7 करूं तो कितना आएगा, 20 आएगा, 13 प्लस 7 करूं तो 20 आएगा, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये नंबर यहाँ प्लस में आए हैं तो रूट्स जो बनेंगे वो माइनस में बनेंगे, यानी कि अगर x की मैं पहली वैल्यू की बात करूं तो -13 आएगी, और x की दूसरी वैल्यू कितनी आएगी, -7 आएगी, ठीक है। इतना कैलकुलेट करने के बाद बच्चों हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है, इतना कैलकुलेट करने के बाद हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, इसको 1 से डिवाइड करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर जो है वो -13 और -7 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, -13 और -7। इतनी बात सबको क्लियर हुई होगी, ठीक है, इतनी कहानी सबको समझ में आई होगी। कॉपी पेन साथ रखो बच्चों, कॉपी पेन साथ रखो, ठीक है, कॉपी पेन साथ रखिए, कॉपी पेन आप साथ रखिए, तभी फायदा है, तभी मजा आने वाला है। चलिए अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं, आप इसको देख लीजिए अच्छे से एक बार सवाल को, अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो क्या है, देखो यहां पे अगला सवाल है 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 56 बराबर किसके हो गया, 0 के, बराबर किसके हो गया बच्चों, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमें इसका आंसर बताना है। अब आप बोलोगे सर फैक्टराइजेशन करना इतना आसान तो नहीं है, है ना, ये तो सवाल थोड़ा बढ़िया आपने लिख दिया, फैक्टराइजेशन करना इतना आसान नहीं है, घबराना नहीं है, ऐसी चीज आपको बताने वाले हैं कि आप आसानी से इसका फैक्टराइजेशन करके इसका सॉल्यूशन करके आओगे। देखो किस तरह से, मुझे अब देखना है कि जो प्रोडक्ट है वो मुझे माइनस का चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट किसका चाहिए भाई, माइनस का चाहिए, प्रोडक्ट किसका चाहिए, माइनस का। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, एक फैक्टर प्लस का लेना है, एक फैक्टर माइनस का लेना है, एक फैक्टर प्लस का लेना है, एक फैक्टर माइनस का लेना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या चाहिए बच्चों, 12 गुना -56 लिख देता हूं मैं, इसको गुना मत करो, इसको गुना मत करो, मत करो इसे गुना, ठीक है, हम इसे गुना नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए, ठीक है, इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए। उसके बाद देखो सम हमें कितना चाहिए, सम हमें चाहिए प्लस का 11, यानी कि बड़े वाला फैक्टर हमें क्या रखना है दोस्तों, बड़े वाला फैक्टर जो है वो हमें क्या रखना है, बड़े वाला फैक्टर रखना है प्लस का, और छोटे वाला फैक्टर हमें किसका रखना है, माइनस का। बड़े वाला फैक्टर रखना है प्लस का और छोटे वाला फैक्टर क्या रखना है आपको, माइनस का रखना है। अब आप इसको ब्रेक कीजिए यहां, ठीक है, आपको ये सोचना है बस बड़े वाला फैक्टर प्लस का रखना है और माइनस छोटे वाला फैक्टर आपको माइनस का रखना है। तो माइनस मैं पहले लिख देता हूं, अगर मैं 12 को लिखूं 4 गुना 3 और इसको लिखूं 7 गुना 8, तो देखो दो फैक्टर उठाइए आप यहां से, इनको जोड़िए और देखिए क्या ऐसे दो फैक्टर हमें यहां से मिल रहे हैं, क्या ऐसे दो फैक्टर हमें यहां से मिल रहे हैं जिनका गैप 11 मिल जाए, तो दिखाई दे रहे हैं एक 21 और एक 32, ठीक है दोस्तों। 7 और 3 को इकट्ठा कर दिया, 8 और 4 को इकट्ठा कर दिया, तो हमें दो बनाने थे ना, हमें दो लेने हैं, हमें दो बनाने हैं, ठीक है। तो एक तो बन गया 21 और दूसरा क्या बन गया 32। अब 21 और 32, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया 21 और दूसरा क्या आ गया 32 आ गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब सम चाहिए प्लस में, तो आप बोलोगे सर छोटे वाला फैक्टर हो जाएगा माइनस का, ये वाला फैक्टर किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो भाई यही वैल्यू आएगी, क्यों, इसी को ही तो तोड़ के लिखा है, इसी को तो इकट्ठा करके लिखा है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो प्लस का 11 आ जाएगा, अगर मैं इनको जोड़ता हूं बच्चों किसका आ जाएगा, प्लस का 11 आ जाएगा। तो यहां से मैं सीधा बता सकता हूं कि जो वैल्यू माइनस में लिखी गई है वो लिखी जाएगी प्लस में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई, और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई।
दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 32 आ गई। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। -32 आ गई है ना, -32 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बच्चों 12। कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास 12 है, तो इसको भी 12 से भाग लगा देंगे, इसको भी किससे भाग लगा देंगे, 12 से भाग लगा देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर मैं 3 से कैंसिल करूं तो ये 7/4 आ जाएगा। एक्स की एक वैल्यू तो 7/4 आ जाएगी, और दूसरी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, -8/3 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की एक वैल्यू तो 7/4 आ जाएगी, और दूसरी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दूसरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -8/3। तो मेरे ख्याल से इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी कि x की एक वैल्यू 7/4 आएगी, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -8/3। जो बच्चा 56 और 12 को गुना करेगा वो उसकी जान जाने का खतरा है, ठीक है, उसकी जान जाने का खतरा है। जान जाने का खतरा का मतलब आंसर तक पहुंचने में बहुत टाइम लग सकता है आपको। तो आप क्या कीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए भाई, इसको तो और तोड़ना है अभी हमें। तो हमने इसको तोड़ा, ठीक है, फिर हमने इनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद देखा कि भाई किन दो फैक्टर का जो सम है वो 11 बन सकता है। किन दो फैक्टर का जो सम है वो कितना बन सकता है, 11। तो एक तो बना -21 और दूसरा क्या बना, 32। इन्हीं दो फैक्टर का जो सम है वो कितना बन रहा था दोस्तों, 11 बन रहा था, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया होगा, बड़े वाला फैक्टर प्लस का लेना होगा, छोटे वाला माइनस का। लेकिन हमें साइन चेंज कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है जब हमें रूट निकालने हैं। जब हमें रूट निकालने हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने कर दिया भाई माइनस से मल्टीप्लाई, जो माइनस वाला था वो प्लस में आ गया, वो जो प्लस वाला था वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहां से इस इक्वेशन को देखते ही क्या आप बता सकते हो, ठीक है, कि भाई जो हमारे फैक्टर होंगे, इस वाली इक्वेशन को ही अब आप देखते ही बता सकते हो, इस वाली इक्वेशन को देखते ही आप बता सकते हो कि सर एक फैक्टर प्लस का होगा, एक फैक्टर माइनस का होगा। जो आंसर आएंगे उनमें एक फैक्टर प्लस का होगा और एक फैक्टर किसका होगा, माइनस का होगा। देखते ही बता दोगे आप, क्योंकि प्रोडक्ट अगर माइनस का चाहिए तो पक्का एक फैक्टर हमारा प्लस का होगा और एक फैक्टर किसका होगा, माइनस का। एक फैक्टर हमारा प्लस का होगा और एक फैक्टर किसका होगा, हमारा माइनस का होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी कहानी समझ में आई सभी को। चलिए एक सवाल और लेते हैं अभी इस पे, फिर हम एनवीएस वाला सवाल लेंगे जो पेपर में पूछा गया था, और देखना बिना पेन वेन उठाए उसका आंसर बता देंगे कि आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो अब आप अगला सवाल देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको सोल्व करना है 10x² -29x + 21 = 0। ये है अगला सवाल, ठीक है, ये है अगला सवाल, ठीक है बच्चों। तो इस वाले सवाल को ना मैं देखते ही बता सकता हूं, क्योंकि ऑप्शन तो मुझे पेपर में दिए गए होंगे, तो ऑप्शन भी एलिमिनेट करने हैं। जितने भी रिसोर्सेज दिए जाएंगे उनका भरपूर प्रयोग करेंगे, तभी सवाल क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन हम थोड़ा जल्दी बता पाएंगे, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो अभी यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे देखिए कि भाई मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्लस का चाहिए, ठीक है, लेकिन सम मुझे माइनस में चाहिए। सम मुझे किसमें चाहिए, माइनस में चाहिए। यानी कि जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे चीजों का, जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे दो चीजों का, तो आप दोनों वैल्यूज माइनस में लिखोगे या नहीं लिखोगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तभी आंसर प्लस में बनेगा। माइनस इंटू माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आंसर किस में बनेगा, प्लस में बनेगा। तो आपको पता है जब आप इसका फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो दोनों वैल्यूज जो है वो माइनस में आएंगी, और आपको पता है फिर इनको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों फैक्टर जो आने वाले हैं वो किस में आने वाले हैं, प्लस में, ठीक है। यानी कि हम साइन तो बता सकते हैं बहुत जल्दी, साइन तो हम बता सकते हैं। जैसे पिछले सवाल को देखते ही मैंने बता दिया था कि एक फैक्टर प्लस का होगा और एक फैक्टर माइनस का होगा, और उसमें यह भी बता सकता हूं कि कौन से वाला फैक्टर प्लस का बनने वाला और कौन से, मतलब बड़े वाला फैक्टर प्लस का बनेगा या बड़े वाला फैक्टर माइनस का बनेगा, ये बात भी हम बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट में जो रूट्स आएंगे मेरे पास उनके आंसर की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे भी मैंने उसी की बात की है अब कि भाई मेरे पास जो लास्ट में रूट्स आने वाले हैं वो दोनों किसके रहेंगे, प्लस के रहेंगे, क्योंकि जब फैक्टराइजेशन करूंगा तो दोनों वैल्यूज माइनस में लिखनी पड़ेंगी। किस में लिखनी पड़ेंगी, माइनस में लिखनी पड़ेंगी। तो फिर से हम प्रोडक्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट हो जाएगा 10 × 21, ठीक है दोस्तों। और जो सम बनना चाहिए, सम कितना बनना चाहिए, -29 बनना चाहिए। सम कितना बनना चाहिए, -29, ठीक है। तो दोनों फैक्टर माइनस के लेने हैं, तो 10 को लिख दिया 5 × 2, 21 को लिख दिया 7 × 3, ठीक है दोस्तों। 21 को लिख दिया 7 × 3,
तो यहां से जब मैं उठाऊं, एक मैंने उठा लिया 15, दूसरा उठा लिया 14, ठीक है, दोनों फैक्टर माइनस के होंगे, यानी कि अगर मैं -14 और -15 को ऐड करता हूं, अगर मैं -14 और -15 को ऐड करता हूं, तो मेरे पास जो सम आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, सम आएगा 29। सम कितना आएगा, सम आएगा 29, सम आएगा 29। अगर मैं फैक्टर कौन से रखता हूं, फैक्टर में मेरे को दोनों माइनस के लेने हैं, तो यहां पे फैक्टर एक तो बनेगा -14 और दूसरा क्या बनेगा, -15। -14 और -15 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना, 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। और सम जो है दोस्तों वो कितना आएगा, सम आएगा -29। सम कितना आएगा, -29 आएगा। तो यहां से अब आप इजिली बता दोगे, यहां से अब आप इजिली बता दोगे कि एक फैक्टर जो है वो प्लस का 14 आएगा, दूसरा फैक्टर 15 आएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है कि कितना लिखा हुआ है, 10। तो इसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से। तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 1.4 और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1.5 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 1.4 और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी 1.5। मेरे ख्याल से इतनी कहानी तो अब सबको समझ में आ गई होगी। वो हो गए फैक्टर, ये हो गए रूट्स, वो हो गए फैक्टर, ये हो गए रूट्स। ठीक है, तो एक फैक्टर तो बनेगा हमारा 1.4 और दूसरा क्या बनेगा, 1.5। ठीक है, ये फैक्टर नहीं है, इनको हम रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। ठीक है, रूट्स बोलेंगे। आ रही है बात सबको समझ में। अब बिल्कुल हम करते हैं एनवीएस का वो सवाल जो पेपर में पूछा गया था। अब हम उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उस सवाल को मैं लिखूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बार आपको सॉल्यूशन करने की सोचनी है, उसको मतलब खुद से ट्राई करना है एक बार उस सवाल को, उसके बाद आप सॉल्यूशन चेक करोगे, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं, उसको तो डायरेक्ट ही हम उसका आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक बार इस सवाल को देख लीजिए, इतना आप इस सवाल को देख लीजिए, इतना मैं उस सवाल को लिखता हूं बोर्ड के ऊपर। इस सवाल को इतना आप चेक कीजिए कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी है या नहीं। ठीक है, ये वाली कहानी आपको समझ में आ चुकी है या नहीं। ठीक है, अब देखो भाई अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, जो सवाल पेपर में पूछा गया था, अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, कितना भाई, √3x², रूट ऑफ 3x² माइनस ये रूट से बाहर है ये भाई x² ठीक है, √3x² माइनस कितना 8x, प्लस कितना 4√3, प्लस 4√3 इक्वल टू किसके बराबर भाई, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया -2√3। ये सेम सवाल आया हुआ है, आप एनवीएस के पेपर में चेक कीजिए, सेम सवाल आपसे पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है -2√3 डिवाइड बाय -2/√3, दूसरा ऑप्शन ये है भाई। तीसरा ऑप्शन सवाल का क्या दिया गया है, तीसरा ऑप्शन सवाल का क्या दिया गया है, 2√3 कोमा कितना 2/√3, 2√3 डिवाइड कोमा कितना 2/√3। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया, फोर्थ ऑप्शन दिया गया 2√3 उसके बाद कोमा -2 डिवाइड बाय √3, -2 डिवाइड बाय √3। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये सवाल के चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ये सवाल के चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, अब सवाल पढ़ेंगे, आंसर मार्क करेंगे, घर आ जाएंगे। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे, आंसर मार्क करेंगे, घर आ जाएंगे, क्योंकि इतनी चीजें अब हम सीख चुके हैं, इतना बेसिक मैंने आपका बना दिया है कि आप किसी भी इक्वेशन को देख के, ठीक है, अगर उसके रियल रूट्स आ रहे हैं तब आप बता दोगे कि आंसर क्या बनने वाला है। ठीक है, देखो किस तरह से देखेंगे भाई, प्रोडक्ट प्लस में चाहिए, प्रोडक्ट किस में चाहिए बच्चों, प्लस में चाहिए, प्रोडक्ट किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, लेकिन x का कोफिशिएंट किस में है, माइनस में। तो आप बोलोगे सर जब आप फैक्टराइजेशन करोगे ना तो दोनों फैक्टर माइनस के लेने पड़ेंगे। अगर दोनों फैक्टर माइनस के लिए, अगर दोनों फैक्टर माइनस के लिए, तो जो आंसर होगा, जो रूट्स आएंगे दोनों, पहले वाला भी प्लस में आएगा, दूसरे वाला भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, दूसरे वाला भी किस में आएगा, प्लस में। और देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों रूट किसके दे रखे हैं, प्लस के। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों रूट बच्चों किसके दे रखे हैं, प्लस के दे रखे हैं। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों रूट किसके दे रखे हैं, प्लस के।
तो सवाल को देखा, आंसर मार्क किया, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमें पता है, 100% श्योर हैं हम कि हमारे सवाल का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही है, हम पूरा पक्का श्योर हैं। ठीक है, पूरा श्योर हैं हम कि हमारे सवाल का आंसर क्या बनने वाला है। हमारे सवाल का जो आंसर बनने वाला है वो कौन सा ऑप्शन बनने वाला है बच्चों, ऑप्शन 3 बनने वाला है। ठीक है, आ रही है बात सबको समझ में। अब अगर आप बोलोगे कि सर इसे सोल्व करके भी बता दो, तो सोल्व करके भी बता देंगे। तो हमें देखिए प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 4√3 इंटू √3। सभी बच्चों को √3 इंटू √3 करना आता है। सभी बच्चों को दो सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, √x इंटू √x क्या होता है, x होता है। इतना तो पता होगा सभी को। ठीक है, इतना तो जानते होंगे आप, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं मैं आपसे। तो 4 गुना 3 प्रोडक्ट किसका चाहिए, +12 चाहिए। सम कितना आना चाहिए, आप बोलोगे सर -8 आना चाहिए, तो बता दो जल्दी से। ठीक है, आप बोलोगे सर एक तो लेना पड़ेगा -6, दूसरा क्या लेना पड़ेगा -2। एक तो लेना पड़ेगा फैक्टर -6, दूसरा क्या लेना पड़ेगा -2। आंसर किस में करेंगे, प्लस में करेंगे। एक तो x प्लस का 6 आ जाएगा, दूसरा x किसका आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। x² का कोफिशिएंट क्या है, √3, उससे भाग लगा देंगे, उससे भाग लगा देंगे। ठीक है, आ रही है बात सबको समझ में, आ रही है सर बात सबको समझ में, हमें भी आ रही है समझ में। ठीक है, सबको समझ में आ रही हैं बातें। तो 6 को लिख देंगे 3 गुना 2 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, √3। 3 को √3 से डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइड करना आता है, सबको डिवाइड करना आता है। 3 को √3 से नहीं करना आता तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं भाई। अगर √3 इंटू √3 3 होता है तो 3 √3 इंटू √3 भी होगा। तो डिवाइड बाय कितना, इंटू 2 डिवाइड बाय √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा एक रूट तो क्या आ जाएगा, एक रूट आ जाएगा 2√3 और दूसरा क्या आ जाएगा 2/√3। तो आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल में हमने पेन नहीं उठाया, सवाल का आंसर बता दिया। आपके पेपर में भी ऐसा सवाल पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि एनवीएस में 6 सवाल पूछे गए हैं। कितने सवाल पूछे गए हैं, 6 सवाल। बेहद बेहतर सवाल हैं। आज ही हम उन सवालों को देखेंगे, आज ही हम उन सवालों को पूरा करेंगे। ठीक है, आज ही हम उन सवालों को देखेंगे, आज ही हम उन सवालों को पूरा करेंगे। 6 के 6 सवाल लेने हैं। तो पहला एनवीएस का सवाल आपको करा दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने फैक्टर मेथड से सोल्व कर लिया। ये फैक्टर मेथड आपको इस वजह से आना जरूरी नहीं है कि क्योंकि ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट ही सोल्व कर सकते हैं। आप आगे ज्योमेट्री पढ़ोगे, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना, तो बच्चे सोचते हैं कि सर मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करना, है ना। अब रूट्स निकालना मुश्किल है, पहले रूट निकालें, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल सोल्व किया, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अब उसको सोल्व करें। सर कहां तक सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसे सोल्व करोगे, ये मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार जल्दी से बता दीजिए क्लास आपको कैसी लगी, क्लास समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, इसके बाद हम अपनी सेकंड क्लास की तरफ बढ़ेंगे, सेकंड क्लास की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपको बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर सुंदर सवालों से परिचित कराएंगे जो एनवीएस में पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको एपी सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी कंसेप्ट बताएंगे, और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ला के दिखाएंगे। जल्दी से बताइए कैसी लगी आपको क्लास, सही जा रही है ना। पढ़ा दूं मैं एक क्लास और, सेकंड क्लास ले लूं मैं, वैसे तो मैंने 5 का शेड्यूल रखा है, बताइए। फर्स्ट क्लास है शिवानी जी, फर्स्ट क्लास। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो सेकंड क्लास से जुड़िए, वहां से समझ में आएगा आपको, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हाँ प्रियंका जी वेरी गुड, सी आ रहा है ना प्रियंका, आप समझ में बिल्कुल बेसिक से। चलिए बताइए जल्दी से क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, ताकि हम सेकंड क्लास पे चल पाए। ठीक है, अच्छे से समझ में आई ना सारी चीजें, सारी चीजें क्लियर हुई ना। सेकंड क्लास में और मजा आने वाला है, और मजा आने वाला है सेकंड क्लास में, बहुत बहुत बेहतर क्लास रहेगी हमारी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। बाकी नेक्स्ट क्लास में करा देना।
हाँ भाई बोल देंगे राकेश जी, 5 मिनट में नहीं 10 मिनट में बोलेंगे। आप बताइए क्लास समझ में आई या नहीं? नेक्स्ट क्लास में बहुत चीजें कराएंगे, ठीक है, बहुत चीजें कराएंगे अभी। चलिए ठीक है, ठीक है, ओके जी। सलील, ठीक है, ठीक है भाई दीपक जी, अभी तो और मजा आने वाला है। अभी आप नेक्स्ट क्लास में देखना, और धुआं धुआं उठाएंगे हम, ठीक है, धुआं धुआं कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज। और आपका कोई सवाल नहीं रुकेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये गारंटी है। ये 5 सवाल देखना, 5। अभी तो क्लासेस शुरू हुई हैं, अभी तो क्लासेस शुरू हुई हैं, ठीक है। चलिए अब 10 मिनट का ब्रेक है पूरे, ठीक है। 10 मिनट के बाद आपसे फिर से मिलेंगे। इतनी देर के लिए बाय बाय। आप पानी वानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ, ठीक है। फिर से मिलेंगे उसी एनर्जी के साथ, हाँ, पूरे 10 मिनट का ही ब्रेक है, ठीक है। सेम एनर्जी के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। पानी वानी पिए आप भी। चलिए बाय बाय बाय।